हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है ऑप्शन प्रीमियम। ये एक डाउट का टॉपिक है बहुत से बिगनर्स के लिए जो ये समझ नहीं पाते हैं कि कॉल के जो प्रीमियम होते हैं वो एक्सपायरी के बाद इस एरिया में ज़ीरो क्यों हो रहे हैं और इस एरिया में वैल्यू उनकी क्यों है। सेम केस में पुट में जो है वो यहाँ ज़ीरो क्यों है और यहाँ वैल्यूज़ की क्यों है। जो लोग जानते हैं वो समझ पा रहे हैं कि मैं इन द मनी आउट द मनी की बात कर रहा हूँ, और जो नहीं समझ पा रहे ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है। हो सकता है जो बिगनर्स नहीं है, जो ट्रेड करना जानते हैं, उनको भी इस वीडियो में कुछ विशेष चीज़ें सीखने को मिले। There can be certain things which a rookie can learn from this video or intermediate can learn from this video. आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। मैं इसे बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो कोई भी व्यक्ति देख सकता है और उसे अगर बेस से कोई जानकारी मिले तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट, एंड बिफोर यू स्टार्ट इट और बिफोर वी स्टार्ट इट, यू शुड नो दिस थिंग। एफ ट्रेड्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस के लिए जिम्मेवार होती हैं। बहुत से समय पर ये देखा गया है कि बिगिनर्स अपना सारा पैसा एफ एंड ओ ट्रेड्स पर ही गवा देती है। और इसका एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ। मैंने 2020 में एक ट्रेड किया हुआ था, निफ्टी का पुट बाय किया हुआ था। उस वक्त इतना बेसिक के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसके कारण जब मैंने उसे बाय किया और देखा कि ये फिर से गिर गया है, मैंने उसे एवरेज किया। मैं देखा वो फिर गिरा, मैंने फिर एवरेज किया। वो फिर गिरा, मैंने फिर एवरेज किया। लास्ट जो मुझे याद है वो शायद वेडनेसडे था, जब मैंने 15 लॉट निफ्टी के खरीद के अपने ट्रेड को एवरेज किया था, तो तब जाकर मैंने अपने ट्रेड में से 25% कैपिटल जो है वो सेव कर पाया था। 75% लूज कर गया था। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ बेसिक्स ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि वो कैसे डिसाइड हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरह से उसकी बाइंग होती है, सेलिंग होती है। ये कोई विशेष जानकारी एफ एंड ओ की उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं थी। बिफोर दैट आई वॉज अ जनरल शॉर्ट टर्म ट्रेडर एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर। मैं पोजिशनल भी नहीं करता था, ना ही मैं एफ एंड ओ में ट्रेड करता था। तो ये वीडियो मेरी उसी नासमझी के बाद मैं बना रहा हूँ, उसी चीज़ को ध्यान में रख के बना रहा हूँ। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। ऑप्शन प्रीमियम के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। इस टाइम वैल्यू को कुछ लोग एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं, जिसके अंदर वो दो पार्ट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और टाइम वैल्यू को शो करते हैं। बट मेरा ये मानना है कि टाइम वैल्यू में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आपकी वॉलेटिलिटी का भी होता है। तो मैं सेकंड पार्ट को टाइम वैल्यू ही कंसीडर करूंगा। शुरुआत में हम इंट्रिंसिक वैल्यू को जानते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं।
17 मार्च की ही निफ्टी एक्सपायरी का हम एग्जांपल ले रहे हैं। निफ्टी का स्पॉट वैल्यू जो एक्सपायरी के लिए था वो था 17,287.05 था, ठीक है। तो इसको कंसीडर करते हैं 17,287। ये हमारा 17 मार्च का क्लोजिंग है जो एक्सपायरी का क्लोजिंग था। अगर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस 17,287 के ऊपर देखेंगे तो उसकी प्राइस है 0। सारे ऑप्शन प्रीमियम जितने भी हैं 17,287 के ऊपर मतलब ये 17,300 कहलाएगा। राउंड फिगर करेंगे तो 17,300 आएगा वो। तो अगर वहाँ से देखते हैं तो सारी कॉल वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट 0 है, 0.05 रुपीज़ है। और वहीं अगर हम पुट साइड पे देखेंगे तो पुट साइड में 17,300 से नीचे जितनी भी पुट्स हैं, अगर टू बी प्रिसाइज 17,287 से नीचे जितनी भी पुट्स हैं तो वो आपकी 0 है। तो स्पॉट प्राइस से ऊपर की पुट कॉल्स 0 हो गई, स्पॉट प्राइस से नीचे की पुट्स 0 हो गई। बट आप इन दोनों कंडीशन के अलावा यहाँ पे कुछ वैल्यू देख रहे हो। 17,200 के लिए यहाँ 87 रुपये है, 17,000 के लिए यहाँ 286 है, 17,500 के लिए यहाँ 212 है, 17,700 के लिए यहाँ 411 है। कैसे? क्या रीज़न है? रीज़न है उसकी रियल वैल्यू, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ समझते हैं। 17,250 के कॉल में हमें कुछ वैल्यू दिख रही है, ये एक्सपायरी का ही है। 17,250 के कॉल पर हमें कुछ वैल्यू दिख रही है एलटीपी एक्सपायरी पे, दैट इज 37.45। तो हम इसका डिफरेंस निकालते हैं अब ज़रा। तो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस 17,287 माइनस 17,250 अराउंड 37 रुपीज़। तो आप देख पा रहे हो कि स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस के आसपास की एलटीपी आपको मिल रही है। एलटीपी आप जान ले, एलटीपी इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो पॉसिबल है कि जो लास्ट ट्रेड हुआ है वो पॉसिबल क्या वो वही हुआ है। जो लास्ट ट्रेड आपका 17,250 पे हुआ है वो ट्रेड था 37.45 पे। मतलब किसी ने ऑप्शन बेचा है और किसी ने ऑप्शन खरीदा है 37.45 रुपीज़ पे। तो ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो गया। बट ये कितना नियर था? इट वॉज सो मच नियर टू दिस डिफरेंस। So it is the real value of 17,250 call strike। तो ये जो है ये कह रहा है कि 17,250 का जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है कॉल का वो इन द मनी है बाय 37 रुपीज। ये इसका रियल है। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन इन स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं कोई भी कॉल का स्ट्राइक प्राइस या कोई भी मैं स्ट्राइक प्राइस 17,287 के ऊपर ले लेता हूँ अगर, है ना, अगर 17,287 के ऊपर कोई भी कॉल ले लेता हूँ तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। रियल वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ठीक है। तो हम एक बार इसका एग्जांपल पुट में भी देख लेते हैं ज़रा। अब पुट वाले केस में भी हम ये समझें। अब यहाँ देखें आप 17,350 ये रहा, इसका जो एलटीपी है वो 62.25 रुपीज़ है। अगर आप इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, ये थोड़ा गलत हो गया है। स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, तो 17,350 माइनस 17,287। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा जो मैं बताना जा रहा हूँ। यहाँ कॉल का जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रहता है उस केस में अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो स्पॉट माइनस स्ट्राइक होता है। ठीक है, क्योंकि हम कितना अंदर है वो कितना ऊपर आ चुका है वो हम देख रहे हैं। तो हमारी जो स्पॉट प्राइस होगी वो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए
ज़्यादा ही होगी, बाकी जितने भी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो कम होंगे रेंज में। जैसे हम अगर 17,287 की बात कर रहे हैं तो उसके लिए 17,250 कम होगा, 200, 150 ये सब उसके अंदर होंगे। तो 17,250, 17,287 जो है वो ऊपर है बाकी सारी इन द मनी कॉल्स के लिए। वहीं अगर हम पुट के इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहे हैं तो स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस होगा। तो पुट अवे, पुट लेने का मतलब होता है उसको बोलते हैं पुट अवे, ठीक है। तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट 17,350 माइनस 17,287 दैट इज 62.95 और यहाँ पर हम उसी के आसपास हैं 62.25। तो एक्सपायरी में हमें रियल वैल्यू देखने को मिल रही है, यहाँ हम रियल वैल्यू देख पा रहे हैं एक्सपायरी पर, तो ये इसकी रियल वर्थ है। यहाँ मेरा नोट देखिए आप, इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब रियल वैल्यू होती है। अब मुझे ये चीज़ बताइए, अगर आप कोई चीज़ बेचने जाते हैं तो क्या उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है? नहीं होती। या तो आप उसे किसी भाव पर किसी रेट पर बेचते हैं या उसे फ्री देते हैं, राइट। आप उसके साथ कुछ अमाउंट देंगे नहीं नेगेटिव में उसको, नेगेटिव कैन नॉट बी देयर। तो इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, वो उसको हम ज़ीरो ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कैसा आया आपका वैल्यू, difference between in spot price and strike price is here intrinsic value. The intrinsic value is equal to strike minus spot. Why intrinsic value cannot be zero? जो मैंने आपको बताया वही चीज। In my opinion, value of asset would be above zero or zero. It cannot be negative. Why asset? It is a truth for everything as much as I think of anything. Asset मैंने क्यों लिया? कोई भी चीज़ है आप बेचने जा रहे हो तो एक असेट है, वो एक चीज़ है, एक थिंग है जिसे आप बेचने जा रहे हो और वो कुछ ना कुछ वर्थ करेगी। आप आज स्क्रैप भी बेचते हो, आप अपने घर से कुछ कचरा भी बेचते हो अगर, तो उसके अगेंस्ट में आप पैसे लेते हो तो वो भी वर्थ करता है कुछ। तो यहाँ तो हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, कुछ आपने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए उसकी बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कैसे नेगेटिव हो जाएगी? ओके यहाँ थोड़ा हम समझेंगे कि इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी क्या होता है। एक जनरलाइज फॉर्म में हम इसको बात करें तो हमने पिछले एक ऑप्शन वीडियो को हमने बनाया हुआ था, बेसिक ऑफ ऑप्शन। उस वीडियो में हमने बात की थी लैंड की। तो लैंड सेलिंग की कंडीशन आ रही थी, वहाँ पे 3 कंडीशन जनरेट हो रही थी, 3 सिनेरियो जनरेट हो रहे थे, राइट। तो उसमें एक ऐसा कंडीशन था जब उसकी वैल्यू कम हो जा रही थी, एक ऐसा कंडीशन था जब उसकी वैल्यू सेम रह रही थी और एक ऐसी कंडीशन थी, सिनेरियो था जिसमें उसकी वैल्यू बढ़ रही थी, राइट। तो वही सिनारियो हम यहाँ पर अभी लेवल्स में हम देखते हैं। कंसिडरिंग द स्पॉट प्राइस 17,300 जो हमारी एक्सपायरी का स्पॉट प्राइस था। तो अगर हम 17,200 की बात करते हैं तो 17,200 का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हुआ यहाँ पर 17,300 के लिए? तो 17,300 माइनस 17,200 इज इक्वल टू 100, इसकी वैल्यू है कुछ। मानो कि मैंने 17,200 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है, सोना ही लेते हैं हम। अगर हम आज गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड अगर मैंने 45,000 रुपीज़ में लिया है और वो आज की कीमत उसकी 51,000 रुपीज़ चल रही है, तो मैं 6,000 रुपये प्रॉफिट में हूँ। या ये कहूँ कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 51,000 रुपीज़ हो गई है, या ये कहूँ कि 51,000 रुपीज़ माइनस 45,000 रुपीज़ इज इक्वल टू 6,000 रुपीज़। आई एम इन द मनी फॉर 6,000 रुपीज़ बाय 6,000 रुपीज़। मतलब क्या हुआ कि अगर 51,000 रुपये पे गोल्ड का रेट चल रहा है तो मैं 6,000 रुपये इन द मनी हूँ। मतलब मेरी जो पकड़ है या मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है या मैंने जो गोल्ड खरीदा है वो मेरे 45,000 रुपये भाव का है मेरे पास। तो मैं कब तक सेफ हूँ? मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब तक सेव है? जब तक कि वो वैल्यू 45,000 रुपये के ऊपर है तब तक मैं सेव हूँ।
एट द पॉइंट वो गोल्ड का प्राइस 45,000 रुपये से नीचे नहीं जाता है, तब तक मैं सेव हूँ। जिस पॉइंट पर वो चला जाएगा नीचे, आई विल स्टार्ट मेकिंग लॉसेस। यही चीज़ हम अगर अपने पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उस केस में भी सेम होती है। मैंने समझ लीजिए XYZ कोई स्टॉक खरीदा, चलिए नाम लेते हैं हमने सेल का एग्जांपल लेते हैं। मैंने सेल का स्टॉक खरीदा है 100 रुपये में और वो 105 रुपये में चल रहा है। ठीक है, तो 105 रुपये में कोई स्टॉक चल रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या कहूँगा कि मैं 5 रुपये से प्रॉफिट में चल रहा हूँ, या मैं इन द मनी हूँ। इन द मनी क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पास 5 रुपये है। सॉरी, तो 5 रुपये मेरे पास है। मेरे पास जो प्रॉफिट चल रहा है वो 5 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट चल रहा है। तो जब तक वो शेयर प्राइस 100 रुपये नहीं आ रहा, आई एम इन द मनी। यही केस, अगर ये दूसरा केस लेता हूँ मैं 17,300 के केस में, मैंने 17,300 का स्पॉट प्राइस चल ही रहा है और 17,300 मेरी खरीद भी है। इसका मतलब ये है कि मैंने 100 रुपये में सेल का शेयर खरीदा है और 100 रुपये सेल की कीमत अभी मार्केट में चल रही है। तो आई एम मेकिंग नो लॉस नो गेन। मेरा कुछ नहीं हो रहा, ना प्रॉफिट में हूँ ना मैं लॉस में हूँ। तो मैं कहाँ हूँ? 0-0 हूँ। वहीं अगर मैं 17,400 की बात करूँ यहाँ पे, तो 17,400 में क्या होगा कि 17,400 जो मेरा स्पॉट प्राइस है उससे जो है नेगेटिव है। 17,400 जो है वो 17,300 से ऊपर है। मतलब मेरी खरीद 105 रुपए की है सेल की और शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपए। तो अभी मैं क्या हूँ? सेल के शेयर प्राइस से 5 रुपए ऊपर चल रहा हूँ मैं। मतलब जो स्पॉट प्राइस चल रहा है उसकी कीमत चल रही है 100 रुपये और मैं उसके ऊपर हूँ, 105 रुपये पे हूँ। तो मैं प्रॉफिट कब कमाना चालू करूँगा? जब सेल का जो स्पॉट प्राइस है वो 105 रुपये पे पहुँचेगा, उसके पहले तक नहीं। तो सेल का जो प्राइस जब मैं 100 रुपये खरीदा था तो 105 पे था, तो मैं इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में था, मैं प्रॉफिट पे चल रहा था। जैसे यहाँ पर 17,200 जो है इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, 17,300 जो है वो एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है और 17,400 जो है वो आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इसको यहाँ समझे हम, तो कॉल ऑप्शन के लिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। कॉल ऑप्शंस के लिए 17,300 से नीचे, या फिर मैं बोलूँ स्पॉट प्राइस से नीचे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएंगे, दोज विल बी कॉल्ड एज इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स। उनकी मनीनेस है, दे हैव सम वर्थ करंटली, करंट स्टेट में दे हैव सम वर्थ एट द स्पॉट प्राइस। ओके, विथ कंपेयरिंग टू spot price, they are in the money contracts as of now. बट 17,300 या स्पॉट प्राइस से ऊपर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दोज विल बी कॉल्ड एज आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट। तो उनकी रियल वर्थ इज नथिंग, दैट इज जीरो। उनकी रियल वर्थ जीरो है। करेक्ट? यहां आप समझ गए? उनकी रियल वर्थ जीरो है, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। सेम चीज़ अगर मैं आपको, अगर इसका एग्जांपल समझना है इन द मनी आउट द मनी का, तो हम इस चीज़ से समझ सकते हैं। यहाँ पर तो लेज़र पॉइंट ये मैंने एक पॉइंट नोट कराया है कि जो वाटर लेवल होते हैं, करेक्ट, वाटर लेवल मतलब कि स्विमिंग पूल में जो वाटर लेवल्स होते हैं डेप्थ दिखाते हैं। तो अगर समझ लीजिए कि 5 फीट पर वाटर लेवल है, तो 3 फीट जो है वो इन द वाटर है। अगर 3 फीट का कोई भी व्यक्ति, 4 फीट का कोई बच्चा पानी के अंदर जाएगा, तो 5 फीट की हाइट तक पानी है, तो 4 फीट का बंदा नीचे पानी के अंदर रहेगा, 5 फीट का बंदा पानी के लेवल पे रहेगा और 6 फीट का बंदा पानी के लेवल के बाहर रहेगा। तो इन द वाटर, एट द वाटर, आउट द वाटर।
तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि लेवल के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं, बट ये लेवल किसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं अभी? कॉल ऑप्शन के लिए। जब हम पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पुट ऑप्शन में इसका जस्ट रिवर्स होता है। कॉल ऑप्शन में आप चाहते हो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़े, और पुट ऑप्शन में चाहते हो आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, जो कॉन्ट्रैक्ट है वैल्यू बढ़े, बट जो उसका स्पॉट प्राइस है वो नीचे जाता जाए। कॉल ऑप्शन में आप चाहते हो कि स्पॉट प्राइस आपका ऊपर बढ़ता चले बढ़ता चले बढ़ता चले, जबकि पुट ऑप्शन में चाहते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो स्पॉट प्राइस है वो नीचे जाए। कॉल के मतलब क्या होता है कि आपने उसके अपसाइड पोटेंशियल पर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, और पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि आपने उसके स्पॉट प्राइस के डाउनसाइड पोटेंशियल पर कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो इसी सबसे रिलेटेड आपका ओपन इंटरेस्ट भी बनता है, और ओपन इंटरेस्ट की वर्किंग होती है एनएससी आपके ऑप्शन चेन पे, जो एनएससी की वेबसाइट पर मिलता है। तो ऑप्शन चेन पर भी होता है वो चीज़। आप उसका वर्किंग आप उस पर देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, कॉल ऑप्शंस के और पुट ऑप्शन के, ये सब का एक वर्किंग आपको करना पड़ेगा इन ऑप्शन चेन, ये समझने के लिए कि जो एफ एंड ओ प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ लगा के रखे हैं। मतलब उनके हिसाब से उन वो वैल्यू कौन सी है जिसके नीचे अभी टूटना मुमकिन नहीं है। एक तो हम टेक्निकल सपोर्ट जानते हो, चार्ट पर देख के हम बात करते हैं। दूसरा होता है ऑप्शन, ऑप्शन का एक सपोर्ट आता है, क्योंकि ऑप्शन में फंड लगता है बहुत ज़्यादा, तो उनकी पोजीशन भी मायने रखती है। अभी आप एक क्वेश्चन कर सकते हो मेरे को कि अगर आउट द मनी और एट द मनी के इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, जो हमने पहले समझा कि आउट द मनी और आउट द मनी और एट द मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, सिर्फ इन द मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, तो हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन चेन में क्यों एलटीपीज दिखाई देते हैं एट द मनी और आउट द मनी के? उसका रीज़न होता है टाइम वैल्यू। जैसा मैंने आपको बताया था, ऑप्शन प्रीमियम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू रियल वर्थ होती है, वो चेंज नहीं होगी। एक्सपायरी में आपका जो डिफरेंस होगा स्ट्राइक प्राइस से, वही आपकी रियल वैल्यू उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के लिए आपको मिलेगी। ये वेरी ज़रूर करेगी, हर दिन ये वेरी करेगी, बट उनका जो डिफरेंस बीच का होगा वो मेंटेन रहेगा। उससे ऊपर नीचे क्या हो रहा है वो टाइम वैल्यू होता है। यहाँ समझिए, अभी आपका जो स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस चल रहा है, वो आपका स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,287.05 का, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि 17,250 के लिए आपका जो रियल वैल्यू थी, इंट्रेंसिक वैल्यू, वो आपकी थी अराउंड 37 रुपीज़, राइट। 37 रुपीज़ आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू थी जब हमने यहाँ कंसिडर किया था। एक बार फिर चल के देख लेते हैं हम, ये यहाँ पर यही थी 17,250। ये 17 मार्च के लिए ये था। 17 मार्च के लिए आपका इंट्रेंसिक वैल्यू फॉर 17250 वॉज 37 रुपीज़, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को हम अगली एक्सपायरी के लिए देखते हैं, हमारी अगली एक्सपायरी कब है? हमारी अगली एक्सपायरी है 24 मार्च की। हमारे पास कितने दिन बाकी हैं ट्रेडिंग के? 4 मान लीजिए, कि हमारा एक फ्राइडे चला गया, फ्राइडे तो भी था भी, तो 5 मान लीजिए, 5 ट्रेडिंग डेज के। टाइम वैल्यू अगर कंसिडर करना तो 7 दिन में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एल है वो एल 17,250 के लिए है 234 रुपये, 234 रुपये 90 पैसे, राइट, 95 पैसे, 234.95। बट इसकी रियल वैल्यू कितनी है? रियल वैल्यू वही है जो इंट्रेंसिक वैल्यू 17 मार्च को निकली थी, दैट इज 37 रुपीज़, राइट। तो अगर 37 रुपीज़ है तो इसकी टाइम वैल्यू आज की डेट उस टाइम पे कितनी थी? मतलब ये हमारा लास्ट जो ऑप्शन चेन बना है वो बना
आपका 17 मार्च का। 17 मार्च को 17,300 के कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? इसका फॉर्मूला होगा प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका अराउंड 197 रुपीज़ आपके टाइम की वैल्यू आ रही है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जो आप लोग बोलते हैं ना कि इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट महंगे होते हैं, वो कॉस्ट जो आपको महंगी लग रही है वो समय की कॉस्ट है। दैट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम टू द एक्सपायरी फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। 17,250 की जो वर्थ है वो ओनली 37 रुपीज़ है, जबकि तकरीबन 200 रुपये जो है उसकी टाइम की कीमत है। टाइम कौन सा टाइम? उसके एक्सपायरी का टाइम। वो क्या, अगर जनरल भाषा में इसको समझना चाहोगे तो ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि 4 से 5 दिन में अगर 234 यहाँ पे हो सकता है तो 287 प्लस 287, तो ये अराउंड 17,500 550 की बात कर रहा है। नहीं समझे? जो चेंज होगा 4 दिन में, जो चेंजेस आ सकते हैं, उस चेंजेस में ये कहना चाह रहा है कि इसकी इतनी टाइम वैल्यू है, मतलब ये 17,000 550 600 तक जा सकता है, रेंज है उसकी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, नो डाउट, पर वो टाइम वैल्यू है उसकी। जैसा हमने अपने लैंड के केस में पढ़ा था, 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में हमने उसको 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया हुआ था। अगर वहीं दूसरा कोई व्यक्ति आता उसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए अगर व्यक्ति 2 महीने में पहुंचता तो 1 लाख रुपए नहीं देता, बोलता 20,000 रुपये में मैं सौदा करना चाहता हूँ आपसे। क्यों? क्योंकि 2 महीने में उसको पता है कि कितना काम हो मतलब ये चीज़ आनी है या नहीं आनी है, कितने चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी 6 महीने में अलग होगी और 2 महीने में अलग होगी। 6 महीने में दिन ज़्यादा है, समय ज़्यादा है इस चीज़ को होने में, तो उसके होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, जबकि 2 महीने में उसको कंपैरेटिवली 6 महीने से कम समय है, होने के चांसेस भी और कम हो जाते हैं। और यही कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई उससे एक दिन पहले करने पहुंचे, समझ लीजिए कल की एक्सपायरी है, कल मंत्री महोदय को ये घोषणा करनी है या नहीं करनी, वो कल ही डिसाइड करेगा, इसके आगे वो चीज़ नहीं आएगी। या समझ लिया अपन चुनाव के पहले जो अपना होता है डेडलाइन होती है, उसके पहले उसके बाद रैली नहीं होती क्या बोलते हैं उसको, अच्छा सा वर्ड है वो, याद नहीं आ रहा अभी। तो समझ लीजिए वही है, डेडलाइन है, इसके बाद वो घोषणा नहीं कर सकते। तो इसके बाद जब वो घोषणा नहीं कर पाएंगे तो वो कल ही डिसाइड होना है। अगर मैं आज जाके पूछूं उससे, जाके कॉन्ट्रैक्ट करूं, तो मैं क्यों करूंगा सौदा इतना महंगा? हाँ, अगर मुझे कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशन है तो मैं बड़ा सौदा करने तैयार हूँ, बट अगर अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं उससे सौदा इतना बड़ा क्यों करूँ? मैं 100 रुपये या 200 रुपये में सौदा करूंगा बस। एक दिन की बात है, कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे। तो 1 लाख रुपए प्रीमियम नहीं दूंगा मैं उस टाइम पे, उसको कम दूंगा, क्योंकि सिर्फ एक दिन का एक्सपायरी है, तो टाइम वैल्यू उसके पास सिर्फ एक दिन का है। तो टाइम वैल्यू ऑफन एक्सप्लेन्ड एज द अमाउंट एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर एन ऑप्शन अबव इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो उसमें क्या रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ टाइम। तो यहाँ देखते हैं, फिर से देखते हैं इसी चीज़ को यहाँ आप फिर से देखिए, तो 17,287 आपका जो है 17,287 इज योर स्पॉट प्राइस। तो अगर मैं 17,300 का कॉल देख रहा हूँ यहाँ पे,
जो कि एट द मनी है, या फिर अपन 350 लेते हैं आउट द मनी के लिए, तो उसकी स्पॉट प्राइस की जो कॉल की वैल्यू LTP आ रहा है वो आ रहा है 178 रुपीज़। तो यहाँ तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है क्योंकि आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है। 287 पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट प्राइस चल रहा है, तो 17,350 इज आर आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 हो गई। तो 178 रुपीज़ जो है वो इसका पूरा का पूरा जो है वो टाइम वैल्यू है। तो ये मान के चलें, अगर निफ्टी 17,300 को क्रॉस नहीं करती है एक्सपायरी तक, मतलब 24 तारीख तक 17,300 क्रॉस नहीं करती है, तो 178 से लेके यहाँ तक के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं इन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारे टाइम वैल्यू है, और टाइम वैल्यू जितना दूर का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उतनी ही उसकी वर्थ जो है वो कम है, एक सी नहीं है। 17,350 के लिए अगर वो टाइम वैल्यू 178 रुपीज़ है, तो 17,800 के लिए वही टाइम वैल्यू 31.05 है। इसीलिए ऑप्शन सेलर्स डीप ओटीएम्स को सेल आउट करते हैं, क्योंकि उनके इंट्रिंसिक इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस जो होते हैं वो रेयर होते हैं, और टाइम जो होता है वो सेलर के हक में जाता है। अगर हम यहाँ देखें, जो हमने 205 रुपये 235 रुपये हम यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, अगर मेरा सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, सारी चीज़ें कांस्टेंट मतलब ये स्पॉट प्राइस जो है यहीं पर एक्सपायरी होती है इसकी, ठीक है, तो क्या होगा, मैंने अगर 234 में बाय किया है, तो एक्सपायरी के दिन मुझे सिर्फ ये मिल रहा है 37 रुपीज़ में, मैं इसको सेल आउट से 37 रुपीज़ में कर पाऊँगा। अगर मैं इसको होल्ड भी करता हूँ तो आई विल बी इन लॉस, जबकि वो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट मैं लॉस करूँगा। और इसकी जगह अगर मैं इस कॉल को बेच देता हूँ आज, इन द मनी कॉल को, और मेरा जो निफ्टी का स्पॉट है वो यहीं रहता है, तो भी मैं प्रॉफिट गेन करता हूँ 197 रुपीज़ का। मुझे सिर्फ नुकसान होगा 34 रुपीज़ का, मुझे नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने 234 रुपये प्रीमियम ले लिया है, मुझे ये क्रेडिट हो गया क्योंकि मैंने ये ऑप्शन बेचा है, तो मुझे 234 रुपीज़ का प्रीमियम क्रेडिट होगा, और जब स्क्वायर ऑफ होगा 37 रुपीज़ में, तो आई विल बी मेकिंग 197 रुपीज़ फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो हो जाएगा 50 इंटू 197 रुपीज़। तो इन द मनी में भी बेचकर अगर स्पॉट प्राइस सेम रह जाता है, वहीं क्लोज होता है, तो भी मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, जबकि बायर टाइम डिके के कारण, इन द मनी में होने के कारण भी, उसके बाद भी वो लॉस कर रहा है। तो हमें ठहरना नहीं है, हमें इन चीज़ों को समझना है। टाइम वैल्यू इज इक्वल टू ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, ये आपको मैंने समझा दिया। द रेशनल इज सिंपल, इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे अ हायर प्रीमियम फॉर मोर टाइम, सिंस द कॉन्ट्रैक्ट विल हैव लॉन्गर टू प्रॉफिट फ्रॉम अ फेवरेबल मूव इन द अंडरलाइंग असेट। तो जितना हम अगर कोई, हम क्या कर रहे हैं इन द मनी में, या फिर हम आउट द मनी में ज़्यादा प्रीमियम क्यों पे कर रहे हैं, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझें कि जो हम घर खरीद रहे हैं, ये सभी को पता है, जो हम घर खरीदते हैं कहीं पर, तो जैसे डुप्लेक्स वगैरह हो गया, या किसी से हम पर्टिकुलरली सौदा करते हैं घर, किसी घर का, तो क्या होता है, रजिस्ट्री की कॉस्ट एक अलग होती है और उसमें हम पे अलग करते हैं। क्यों ऐसा होता है? सरकार के हिसाब से किसी पर्टिकुलर एक डुप्लेक्स या मकान की कीमत आज की तारीख में 15 लाख रुपए है, बट मैं उसे खरीद रहा हूँ 35 लाख रुपए में। क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि आगे जाके मुझे पता है ज़मीन की कीमत बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इसको वहाँ तक एसेट को जाना ही है, और मैं किसी को अगर बेचता भी हूँ तो मैं 35 लाख रुपीज़ के अगर ऊपर बेचूंगा भी तो लोग खुशी खुशी ले लेंगे, उसकी वर्थ है उतनी वो। ये लाइन जो आप देख रहे हो ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है।
Investors are willing to pay a higher premium for more time since the contract will have longer to profit from a favorable move in the underlying asset. किसी जगह की कीमत गिरने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन आपके अर्थ में लिमिटेड है। अगर हम किसी सिटी की बात कर रहे हैं, वो कन्फाइंड स्पेस में है, उसकी लिमिटेड ही एरिया है, उसका एक ही पॉश एरिया हो सकता है। अगर उस पॉश एरिया में आपका घर है तो उसमें हमेशा डिमांड बढ़ी रहेगी, और डिमांड बनी रहेगी तो उसका मतलब ये है कि उसकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी, तो आप हायर प्रीमियम देने के लिए तैयार हो। तो वैसे ही आप निफ्टी के बारे में, किसी स्टॉक के बारे में सोच के डिसीजन लेते हो जब आप इन द मनी का कॉल पिक करोगे, या आउट द मनी में। आउट द मनी में भी आप टाइम वैल्यू दे रहे हो ना, बस आप कोई इसकी रियल वैल्यू दे ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ टाइम वैल्यू का पैसा दे रहे हो उसको, आउट द मनी के कॉल को या आउट द मनी के पुट को। टाइम वैल्यू के कंपोनेंट लास्ट हमारी स्लाइड है। टाइम वैल्यू के दो कंपोनेंट है, ऑप्शन ग्रीक और वॉलेटिलिटी। ऑप्शन ग्रीक में डेल्टा, गैमा, वेगा, थीटा आते हैं। चारों का सिर्फ एक, अगर जनरल भाषा में समझना है तो टाइम वैल्यू कितने दिन में कितनी डिके होनी है, किस कॉन्ट्रैक्ट की कितनी होगी, उसका एक फॉर्मूला है। गैमा अपना, डेल्टा अपना काम करता है, डेल्टा के चेंज होने की रेट गैमा डिसाइड करता है। फिर दूसरा वेगा कुछ और काम करता है, थीटा कुछ और काम करता है। ये सारे काम टाइम वैल्यू के डिके पर और उसके एडजस्टमेंट पर ही रहते हैं। दूसरा होता है वोलेटिलिटी, जो नेचुरल डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपये में आज खरीदा है, आज क्लोजिंग होती है इसकी 100 रुपये में, आप कल ओपन करते हो अपना ब्रोकर का अकाउंट, काइट जीरो था या फिर आपका अपस्टॉक या एंजल वन, जो भी आप यूज़ करते हैं, आप उसको ओपन करते हैं और आप देखते हैं अरे 100 रुपये में कल क्लोज हुआ था, या 90 रुपये क्यों दिखा रहा है, या फिर 110 रुपये दिखा रहा है। ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि जब किसी चीज़ वॉलेटिलिटी आती है तो वॉलेटिलिटी कैसे, आप देखो यहाँ पे हम जब काम करते हैं, जब जब वर्क करते हैं उस पर, तो इस तरीके से मूव होता है, ठीक है, थोड़ा 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 थोड़ा। आप इसको सीधी लाइन मान लीजिए, सीधी लाइन पे ये इस तरह से मूव हो रहा है। अब जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, मतलब उसकी नेचुरल डिमांड सप्लाई हटती है और उसमें सिर्फ डिमांड डिमांड बढ़ती जा रही है, तो अब देखो क्या होगा। इस रेट पे डिमांड आई, फिर यहाँ ऊपर गया डिमांड, फिर ऊपर गई डिमांड, ट्रेड जो हो रही है वो हाई हाई हायर 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 जा रही है। हर बार उसका जो ट्रेड है वो हायर जा रहा है। मतलब कि 10 रुपए की चीज़ को पहले 11 में बेचा गया, फिर 12 में बेचा गया, फिर 13 में बेचा गया, फिर 14 में बेचा गया, जबकि उसकी जो रियल वैल्यू है स्पॉट प्राइस के हिसाब से और टाइम वैल्यू के हिसाब से वो कुछ और है। बट आपको कॉन्ट्रैक्ट ऊपर के रेट में बेचे जा रहे हैं और आप उपत के खरीद रहे हैं उसको। तो वैल्यू अगर 90 रुपए कल दिख गई आपको, मतलब 90 रुपए की उसकी वैल्यू कल थी, बट आपने ट्रेड 100 रुपए पे लिया ओवर वैल्यूड। यह हो सकता है कि उसको अंडर वैल्यू किया जा रहा हो, उसको नीचे 10 रुपए की वैल्यू उसकी रियल वर्थ, बट उसको 9 रुपए में बेचा गया तो किसी ने 9 रुपए में खरीद लिया, तो एलटीपी कितनी आ गई, 9 रुपए, और हम मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं। हम नहीं देखते हैं लिमिट ऑर्डर, हम मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो मार्केट ऑर्डर प्लेस करने पर क्या होता है, वो नीचे चला जाता है, जो सेलर बोल रहा है वही बायर ने उठा लिया। हाँ, सेलर 9 रुपए में बेच रहा है, बायर भी 9 रुपए में मैच कर लिया, फिर सेलर 8.5 रुपए में आया तो बायर ने फिर 8.5 रुपए में मैच कर लिया, तो एलटीपी उसकी क्या हो गई, अंडर वैल्यूड। और अगले दिन सडनली क्या होता है, वो 10 रुपए जो 8.5 8 रुपए में खरीदा था, वो बिना किसी ट्रेड के वो ऑलरेडी 12 13 रुपए पहुंच जाता है। नॉर्मल मार्केट में पहुंच जाएगा, जो उसका मूवमेंट आना चाहिए वो मूवमेंट नहीं आता। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं। अब ये जो 5 चीज़ें सामने लिखे हैं आपके ऑप्शन के 4 पॉइंट और वोलेटिलिटी, ये खुद में एक किताब है, खुद में एक चैप्टर है, खुद में एक एक वीडियो बन जाएंगे। तो कभी फुर्सत में इनको बनाएंगे, अभी तो इतना वक्त नहीं। अभी तो हम अगर देखें तो स्टेप बाय स्टेप में भी इनको आने का भी टाइम है, अभी तो हमें ऑप्शन चेन को भी समझना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।